हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा कंप्लीट पॉलिटी का लेक्चर जो हम कंप्लीट पॉलिटी कर रहे थे उसका लास्ट लेक्चर है। मैं आपसे बोल रहा था कि 13 लेक्चर में कराएंगे, 13 लेक्चर में कराएंगे। आ गया वो 13वां लेक्चर। आज आपको भी शांति मिलेगी, आपको भी लगेगा कि हाँ यार, हमारा आज फाइनली पॉलिटी कवर हो जाएगा। अभी लेक्चर शुरुआत करें उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। ये बताओ सबसे पहले तो आप लोग कैसे हो, आप सभी अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हो या नहीं। हेल्थ का ख्याल रखा करो यार। आप सही रहोगे तो पढ़ते रहोगे, आपका माइंड उतना ही अच्छे से काम करेगा। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। और देखो, एक आपको बहुत जनरल बात बता रहा हूँ। जनरल है बट इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी हाल फिलहाल में एक इंसिडेंट देखा तो मैं उसका बात बता रहा हूँ। हम लोग जनरली क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के ऊपर चिल्ला के बात कर देते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। तो यार ये काम मत किया करो। अभी ये चीज़ें अपने अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करो कि पेरेंट्स पेरेंट्स हैं। उन्होंने जो हमारे लिए किया है हम जीवन में कभी उनके लिए नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैंने किसी को देखा इसलिए मैं ये चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इंक्लूडिंग मी, अब तो नहीं, अब तो मेच्योर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, सारी चीज़ें हो गए हैं। बट जब एज थोड़ा से 4-5 साल पहले तो हाँ, चीज़ों में थोड़ा सा बोल देना तो वो चीज़ें सुधरती हैं एडल्ट जब तुम थोड़े से मेच्योर होते हैं। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो विद रेस्पेक्ट टू टाइम भी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो ये समझो, पेरेंट्स की रेस्पेक्ट किया करो, अपना हेल्थ का ख्याल रखो, पेरेंट्स की हेल्थ का ख्याल रखो। और देखो, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई सब कुछ है, सब कुछ पढ़ाई नहीं होती है। अपना 8-9 घंटे पढ़ो। मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे 14-14, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं। तो इतना 14-14, 15-15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 14-14, 15-15 घंटा वो पढ़ते हैं जो पेपर से 15 दिन पहले पढ़ते हैं। अगर एक बच्चा पेपर से 5 महीने पहले पढ़ रहा है तो उसे 7-8 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कंसिस्टेंट होकर 7-8 घंटे पढ़ लो, मोर देन इनफ है। और एक और चीज़, कभी हमेशा सबसे ज़्यादा अगर आपका सिलेक्शन होगा ना तो वो एक चीज़ से होगा, वो है सेल्फ बिलीव। तो अपने ऊपर ना, खुद पर भरोसा रखना। देखो, भरोसा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। ये चीज़ आप याद रखना। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, आपको देखो, सब बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, बट कॉन्फिडेंट होना चाहिए। खुद पे विश्वास होना चाहिए। अगर खुद पर विश्वास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और अगर हमें खुद पर विश्वास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सेल्फ बिलीव, दिमाग में ये सोच लेना कि मैं इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा हूँ, इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा, वो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है सेल्फ बिलीव रखना। सेल्फ बिलीव रखना, कभी हिम्मत मत हारना। पेपर के एंड तक, जिस दिन आपका पेपर हो उसके एंड तक ये हिम्मत मत हारना कि आपसे नहीं होगा। पेपर के एंड तक लगे रहना, लास्ट दिन तक मेहनत करनी है। देखो, एक और चीज़ हमेशा से बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ, आपके हाथ में फाइनल सिलेक्शन नहीं है। आपका फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो है ही नहीं। आपके हाथ में क्या है बताओ? व्हाट इज इन योर हैंड? आपके हाथ में है मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, वो करो। कल को अगर सिलेक्शन ना हो आपका तो आपको रिग्रेट ना हो इस चीज़ का कि मैं पढ़ा नहीं था। बस देखो, चांसेस हैं कि, देखो, अगर सिलेक्शन होने के 90% चांसेस हैं, आप कितनी भी मेहनत करो, लक जब साथ नहीं देता तो 10% ना होने के भी चांसेस हैं। लेकिन हमें 90 पर विश्वास रखना है ना। और एक और चीज़, कल को अगर 10% केस में आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो कल को आप खुद को ना कोसो, उतनी तो मेहनत कर लो मेरे भाई। कल को आप देखो, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, ना मैं जानता, ना आपके माँ बाप जानते, ना आपके भाई बहन जानते। बहुत सारे बच्चे हैं जो लाइब्रेरी की बोल के जाते हैं, तो माँ बाप को तो लग रहा है कि हमारा बच्चा लाइब्रेरी में 12 घंटे जा रहा है तो 12 घंटे पढ़ रहा होगा। वहाँ पे जाके एक तो मूवी देखी जा रही है, घंटों रील्स को स्क्रॉल किया जा रहा है। ठीक है, दोस्तों यारों के साथ पूरी लाइब्रेरी में दोस्ती कर रखी है, आधा घंटा पढ़ाई नहीं होती, बाहर जाके गप्पे लड़ाते हो। मैं बहुत सारे लोगों को देखा है। ठीक है, तो माँ बाप को क्या लग रहा है, भाई पढ़ रहा है बच्चा, और आपके जो दूर के दोस्त हैं उनको क्या लग रहा है, पढ़ रहा है। लेकिन आपको तो हकीकत पता है आप कितना पढ़ रहे हो। तो कभी अपनी नज़रों में मत गिरना।
मेहनत करना खुद की नज़रों में, किसी को दिखाने के लिए मेहनत मत करना कि माँ बाप को लगे मैं तो पढ़ रहा हूँ, इसको लगे मैं तो पढ़ रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड को लगना चाहिए कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड को लगना चाहिए मैं बहुत पढ़ता हूँ। किसी को भी नहीं, अपने को दिखाने के लिए, अपने लिए मेहनत करो भाई। आपको खुद के लिए, अरे यार कल को जॉब लगेगी, आपके माँ बाप को कितना कर दोगे? एक हार्श ट्रूथ है कि हम सबके माँ बाप को एक दिन चले जाना है। एट द एंड बचते हम हैं। हम कर किसके लिए रहे हैं? खुद के लिए, अपने आने वाली फैमिली के लिए। तो माँ बापों को क्या दे दोगे यार? जितना माँ बाप ने दिया उसका 10% रिटर्न नहीं कर सकते तुम। आप अपने लिए कर रहे हो। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है, जिस दिन आप पेपर दे के निकलो और जिस दिन आपकी आंसर की आए, आपका सिलेक्शन हो या ना हो, सिलेक्शन हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको लगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा इस पेपर में सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बट अगर आपको कल को लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कम नंबर आए, तो आपको ये लगे अंदर से कि मैंने मेहनत बहुत की थी, मैंने अपना बेस्ट दिया था, आप अपनी नज़रों में मत गिर जाना जिस दिन आपकी आंसर की आए। कुछ बेशरम होते हैं, वो नहीं गिरते, लेकिन 2 4 5 साल जब उनका सिलेक्शन नहीं होता ना, तो आप सभी को भी पता है कि हमारी सोसाइटी कितनी अच्छी है, कितना सपोर्ट करती है हमें, कितने अच्छे से सपोर्ट करती है, आप सबको पता है। आप बहुत अच्छे हो, बहुत सीधे साधे हो ना। अरे लाइब्रेरी जाता है या लाइब्रेरी नहीं जाते, घर में 10 तरह की बातें बनाते हैं। खुद के रिश्तेदार जो क्लोज बंस होते हैं, जिनसे कभी तुमने उम्मीद नहीं की होती, वो बातें बनाने लग जाते हैं आपके बारे में। तो मेहनत करो भाई, मेहनत इज ओनली द की। सब बोलते हैं मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता भाई, हार्ड वर्क होता है। और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखो। हार्ड वर्क इन अ राइट डायरेक्शन, बस हार्ड वर्क इन अ राइट डायरेक्शन का मतलब क्या है? हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। हम ऐसे नहीं कि पढ़े जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, बस हम सही डायरेक्शन में करना, हमें हार्ड वर्क ही पड़ेगा। कितना भी स्मार्ट वर्क पढ़ कर लो भैया, फिर भी 7 8 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा अगर आपको पेपर निकालना है। कितना भी स्मार्ट वर्क पढ़ लो, सॉरी कर लो, तो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ये चीज़ आप याद रखो। अरे आपके पास तो 24 घंटे हैं, पता नहीं कितने बच्चे हैं जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, उनकी हालत इतनी घर की ख़राब हो गई है कि जॉब करनी पड़ रही है, उसके साथ भी 2 2 3 3 4 4 घंटे बेचारे पता नहीं कैसे निकाल के पढ़ रहे हैं। ये तो हो गई ये सारी बातें। उसके बाद हमारा आज पॉलिटी का लास्ट लेक्चर है। आपका पॉलिटी आज हम कवर कर लेंगे, जो भी 1 2 चीज़ें रह गई हैं वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। और आज आपकी ये जो पॉलिटी है, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और हमारे 110 क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। अब देखो, जैसे मेरा पढ़ाना फ़र्ज बनता था, मेरे को इंग्लिश आती थी, हिंदी नहीं आती थी, मैंने हिंदी सीखी आप लोगों के लिए, और मैंने पूरी पॉलिटी हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाई है। आप सबको पता है, आप इस बात के साक्षी हो कि मैंने आपको सब कुछ हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पढ़ाया है। अब आपका एक फ़र्ज बनता है अपनी फीडबैक शेयर करना। ये 13 लेक्चर्स आपको कैसे लगे, अपना जेन्युइन फीडबैक नीचे दे के जाइएगा इस लेक्चर को देखने के बाद। 2 लाइन में, 3 लाइन में, 4 लाइन में, जो भी आप ये पॉलिटी लेक्चर्स देखने के बाद फील करते हो, प्लीज़ डू कमेंट इन द सेक्शन, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। चलो, हाँ ये सारी बातें हो गई। ऑलमोस्ट हम आज अपनी पॉलिटी कवर कर, ऑलमोस्ट क्या पॉलिटी कवर कर ही लेंगे। पढ़ते रहना आगे भी, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कराने वाला हूँ। अपना हम स्टार्ट कर लेते हैं इस लेक्चर को। तो देखो, हम 85 क्वेश्चन तक अपने कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। अब आपको बताना है जो आपका पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला, वो कौन सा पार्ट है। तो मैंने आपको ऐसे याद किया था 20 20 में है, और बस बहुत हो गया, अब चेंज करना पड़ेगा, अब संशोधन करना पड़ेगा। तो आपका पार्ट 20 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एंड मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, मुझे थोड़ा सा फीवर है अभी, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, पढ़ाऊँगा पूरे अच्छे से, बट थोड़ी एनर्जी कम दिखेगी आपको। लेक्चर
आना इम्पोर्टेंट है, मैं डिले नहीं करना चाह रहा हूँ कि अगर एक आपका रिदम बना हुआ है तो लेक्चर रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, इसलिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी दवा खाई है तो थोड़ा सा फ़ायदा है, लेकिन बिल्कुल आपको पता है कि फीवर रहता ही है थोड़ा बहुत, तो प्लीज़ कॉपरेट। उसके बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पार्ट 4A of Indian Constitution, who is a parent or guardian has a duty to provide opportunities for education to his child the or as the case may be ward between the age of। भारतीय संविधान के भाग 4A, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं 4A में हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ते हैं, और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिसमें से 8 स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड करी थी। ये चीज़ याद रखना है ना। जो माता पिता या अभिभावक हैं उसका नहीं, उनका लिख लो, ठीक है, थोड़ी सी रेस्पेक्ट दे देते हैं पेरेंट्स को। उनका यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो बार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। बेसिकली जो पेरेंट्स हैं उनका ये कर्तव्य बनता है, आप बोल सकते हो दायित्व बनता है हमारे माँ बाप का, कि वो अपने बच्चों को, जो उनके बच्चे हैं उनको एटलीस्ट एजुकेशन दें जब वो 6 से लेके 14 साल के बीच में है। आपको पता है जनरली गवर्नमेंट बोलती है कि बच्चा जब 6th में आए तब उसका हम फर्स्ट में एडमिशन करा देना चाहिए। तो अगर बच्चा फर्स्ट 6 साल का और जब वो फर्स्ट में एडमिशन ले लेता है और जब वो 14 साल का होगा तो लगभग 8 साल का गैप आएगा, मतलब वो 8th पास कर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हर बच्चे के माँ बाप है कि एटलीस्ट 8th तो अपने बच्चे को कराए। अब ऐसा गवर्नमेंट इसलिए भी बोलती है कि गवर्नमेंट ने 8th तक जो भी एजुकेशन फीस है वो बिल्कुल जीरो है, मतलब उसका सरकारी स्कूलों का, प्राइवेट्स का तो नहीं है, वो अपने मनमानी फीस लेते हैं। बट गवर्नमेंट ने जब 6 से लेकर 14 साल तक फ्री एजुकेशन दे रही है तो ये माँ बाप से भी बोलती है कि जैसे हम दे रहे हैं वैसे ही आपको बच्चों को पढ़ाने भी भेजना है, ये आपका दायित्व तो बनता है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो बहुत कंडीशन ख़राब है, वो चलो एक्चुअल चीज़ों पर हम बात नहीं करेंगे, हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो कवर करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने जो अडॉप्ट किया था भारतीय संविधान को, वो कब किया था, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो देखो वो किया था 26 नवंबर 1949 को। अगर आपसे पूछे अडॉप्ट किया और इनेप्ट किया, मतलब एक तो होता है अपनाया था, अपनाया कब, जस्ट वेट अ सेकेंड, कब अपनाया आपका 26 नवंबर 1949 को। अगर भारत में लागू कब हुआ था पूरी तरह से, अगर ये पूछ लिया है कि पूरी तरह से भारत में लागू कब हुआ, तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये बात भी आपको ध्यान रखना। अच्छा चलो, जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तो आपको ये बात पता होगी कि 26 जनवरी, ये जो 26 जनवरी है यही डेट क्यों डिसाइड थी, किसी को आइडिया है तो कमेंट करके नीचे सेक्शन में मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the office of the chairman of the council of state is vacant, then his or her duties shall be performed by which of the following। बेसिकली यहाँ पर कह रहा है जब राज्यसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। देखो आप सभी को पता है जो आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उसे राज्यसभा बोला जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को। और तो जो आपका राज्यसभा है वो उसका चेयरमैन कौन होता है, चेयरमैन होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट। तो कहने का मतलब अगर चेयरमैन नहीं है तो उसका जो एज अ चेयरमैन कौन वहाँ पर एक काम करेगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कौन काम करेगा, यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन करेगा। कौन काम करेगा यहाँ पर, आपका डिप्टी चेयरमैन काम करेगा, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी वैसे देखा जाए तो हमारे 2 टॉपिक अभी इम्पोर्टेंट रह गए हैं, एक अभी मैंने वाइस प्रेसिडेंट मुझे आपको कराना है और एक हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करेंगे। और ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सारी बॉडीज कराऊंगा, वहाँ से सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट करा ही देता हूँ, आगे के क्वेश्चन करें उनसे पहले, ठीक है। पहले अब एक तरह से पॉलिटी खत्म ही हो जाएगी 2 टॉपिक के बाद में, तो फिर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बस मिनी सेकंड्स में उन्हें उड़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हेडिंग डाल लो वाइस प्रेसिडेंट,
ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं कराई ना मैंने, बता दो मुझे एक बार। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट आपके कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, इनका इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं ये, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट, जैसे हमने प्रेसिडेंट के केस में पढ़ा था, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट, ट्रांसफेरेबल वोट्स। ऐसा तो है नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट को हम चुनते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली ही चुने जाते हैं ये। उसके बाद यहाँ पर और आपको क्या याद रखना है, अच्छा इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे हिंदी में लिख लो, एकल एकल ट्रांसफेरेबल को क्या बोलते हैं हिंदी में? ट्रांसफेरेबल को देख लेना हिंदी में क्या कहते हैं। वोट को बोलेंगे मत के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन। तो ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे हमने देखा था कि वाइस प्रेसिडेंट में कौन कौन वोट करता है, तो वैसे हमें प्रेसिडेंट का देखा था, तो वाइस प्रेसिडेंट का भी हमें पता होना चाहिए कौन कौन इसमें वोट करता है। तो देखो इसमें मेंबर ऑफ बोथ, इलेक्टेड मेंबर लिखो, नहीं इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड भी लिखो, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड members of both houses of parliament। देखो वहां पर इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट कर रहे थे और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर थे प्रेसिडेंट को, वो भी वोट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो वोट करेंगे, ठीक है, अपने जो वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जो नॉमिनेशन करते हैं राज्यसभा में, वो भी वोट करेंगे इसमें, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसमें जो विधानमंडल होती है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। तो हिंदी वाले लिख लो, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, यहाँ पर ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर देखो वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन लिख लेना अगर आपको ऐसा ना हो कि कहीं याद ना रहे, कि जो इसमें स्टेट लेजिस्लेचर होता है ना, विधानमंडल होता है, जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, बट प्रेसिडेंट में के जो इलेक्शन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो देखो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, मैं बता रहा हूँ, ये तो सब जगह पेस्ट करना है आपको, कि नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कहने का मतलब है कि किसी भी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए, एक तो भारत के नागरिक होने चाहिए और किसी भी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए। और ये क्वालिफाइड होने चाहिए किसके इलेक्शन के लिए, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उसके लिए जो क्वालिफिकेशन होती है उसके लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। तो लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो कितने समय का होता है? जो जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का टर्म होता है वो यहाँ पर होता है आपका 5 ईयर्स का, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में क्या पता होना चाहिए? देखो जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है, ऐसा तो है नहीं कि वो राज्यसभा का मेंबर होता है, राज्यसभा का मेंबर तो होता नहीं है, लेकिन ये चेयरमैन बना दिया जाता है इसे, ये
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। ठीक है, तो अगर राज्यसभा में कोई भी सुनवाई चल रही है तो ये वोट नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना, जो चेयरमैन है राज्यसभा के वो वोट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे लोकसभा में स्पीकर वोट नहीं करता है, वैसे ही चेयरमैन वोट नहीं करते हैं, मतलब उपराष्ट्रपति वोट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे वहां पर कास्टिंग वोट करता है स्पीकर, यहाँ भी कास्टिंग वोट करते हैं। कास्टिंग वोट में क्या है, सपोज फेवर में और अपोजिशन में दोनों जगह वोट इक्वल हो गए, तब चेयरमैन का राइट है कि वो वोट करेंगे। ठीक है, तो जिसकी तरफ वोट जाएगा वो चीज़ें मानी जाएंगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो कास्टिंग राइट है वो होता है चेयरमैन के पास। ठीक है, और आपको क्या पता होना चाहिए, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको ओथ कौन दिलाता है, मुझे आप ये बताओ। जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको ओथ दिलाते हैं आपके प्रेसिडेंट। ठीक है, ठीक है, पढ़ने को तो बहुत कुछ है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, बट पेपर में इतना ही पूछा जाता है। और अब एक जो डिफरेंट टॉपिक है जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और क्वासी जुडिशियल बॉडी आपकी, वो सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन भी है, अभी हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं ये, अभी 10-12 क्वेश्चन के बाद वो क्वेश्चन भी आएगा एक, उसमें पूछा है। और तो जब वो आएगा तो तब मैं कराऊँगा। तो चलो देखते हैं वो, अभी ये देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अब आप, हम ये मानो ऑलमोस्ट आपकी पॉलिटी कवर कर चुके हैं। अब जो भी क्वेश्चन अगर हमने छोड़ा था उस वक्त बोला था कि बाद में कर लेंगे, आप उसे जाके देख लेना, आप कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो पॉलिटी का। अगर हम बात करें यहाँ पर, सरोजनी नायडू सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो सरोजनी नायडू हैं, उन्होंने, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी, प्रेसिडेंट रही थी 1925 वाला जो सेशन था उसमें। अब ये मैं डिटेल में क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि ये जो आईएनसी की जितनी भी सेशंस हैं, आईएनसी के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, हिस्ट्री के अंदर। और जो मैंने आपको कंप्लीट हिस्ट्री कराई है ना, आपके एग्जाम के लिए जो मैंने कंप्लीट हिस्ट्री कराई है, 10 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट हिस्ट्री देखी है, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में आईएनसी के सारे इंपॉर्टेंट सेशन कराए हुए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा। तो ये हम पढ़ चुके हैं, राज्यसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है, 250 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो देखो 5 रिट इशू करते हैं, हमें पता होना चाहिए। एक है आपका प्रोहिबिशन, एक है क्विवरेंटो, एक है आपका हाबीस कॉर्पस, एक है आपका यहाँ पर मैंडेमस, और एक है आपका यहाँ पर सर्सियोरी। ठीक है, तो ये 5 रिट होती हैं। और यहाँ पर कौन सी रिट नहीं है, आपने देखा होगा कि जूस सॉली करके हमने कोई रिट नहीं पढ़ी, तो ये हमारी रिट नहीं है। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड इन डायरेक्टली एंड रेस्पॉन्सिबल ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि करते हैं। आपको बताना है कि जो राज्यसभा में अभी हमने देखा टोटल मेंबर कितने हैं, 250, और जिसमें से मैंने बताया था कि 238 क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, चुन के जाते हैं। ठीक है, और 12 कौन क्या करता है, जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो वही पूछा है कि कितने राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, मतलब इलेक्ट होते हैं। ठीक है, और आपको पता है जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनको, उनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 238 हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, आपको इनडायरेक्टली इलेक्ट का मतलब तो समझ में आता ही होगा कि हम डायरेक्टली वोट नहीं देते, लेकिन एक तरह से हम ही वोट कर रहे होते हैं। कैसे कि हमने 10 लोग चुने, ठीक है, और वो 10 लोग 5 लोग चुन रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हमने इनको चुना और ये आगे चुन रहे हैं, तो बेसिकली हम ही चुन रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली हम ही चुन रहे हैं। ठीक है, ये माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ द, जो आपका इंडियन पार्लियामेंट होता है उसमें क्या क्या कंप्राइज होता है। तो मैंने आपको बहुत, जब हमने जब जब पढ़ा तो बताया कि पार्लियामेंट आर्टिकल 79 कहता है कि पार्लियामेंट में क्या क्या कंसिस्ट होगा। एक तो होगा प्रेसिडेंट,
एक होगा आपका अपर हाउस जिसको राज्यसभा बोलते हैं, एक होगा आपका लोअर हाउस जिसे हम लोकसभा बोलेंगे। तो बेसिकली एक प्रेसिडेंट होगा और दो हाउस होंगे। तो देखो क्या है, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसा तो नहीं है। प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस, तो देखो यहाँ टू हाउसेस दे रखा है, या लोकसभा आप राज्यसभा अलग अलग करके भी दे सकता है, हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी दे सकता है। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आप आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति और दोनों सदन। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसमें तो पावर्स को डिवाइड किया गया है। उसके बाद टू हाउसेस ओनली, ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट भी उसमें इंक्लूड होता है। यहाँ पर ये गलती बहुत सारे लोग कर देते हैं कि पार्लियामेंट का वो मतलब यही समझते हैं कि पार्लियामेंट में लोकसभा आती होगी, राज्यसभा आती होगी, दोनों हाउस आते होंगे, बट आपके राष्ट्रपति भी आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में संवैधानिक निकायों का उदाहरण है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। मैं आपको बता रहा था ना कि हम डिफरेंट बॉडीज पढ़ेंगे, तो इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, पहले मैं आपको डिफरेंट बॉडीज पढ़ाता हूँ, फिर हमारा पॉलिटिकल लास्ट टॉपिक रह गया, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो अब डालो यहाँ पर हेडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यहाँ पर हम करने वाले हैं। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर डालो संवैधानिक संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय, ठीक है, बॉडी को बोलते हैं निकाय। अब यहाँ पर आपको कैसे या मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में देखेंगे, संवैधानिक निकाय के बारे में देखेंगे। अब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ज़्यादा टेक्निकल चीज़ समझने में है ही नहीं, ये तो सबसे आसान है। सबसे आसान क्या है, जिस चीज़ का आर्टिकल हमारा कहाँ पर है, जिस चीज़ का आर्टिकल हमारा संविधान में दिया हुआ है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो गई, जिसका जिक्र हमारे संविधान में किया गया है वो हमारी संवैधानिक बॉडी हो गई, संवैधानिक निकाय हो गया। जैसे ऑप्शन से समझाता हूँ, आपसे मैं पूछूं, जो हमारे यहाँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है? तो आप बोलोगे भैया ये आर्टिकल 76 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी, ठीक है। तो आप बोलोगे मुझसे भैया हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 76 में पढ़ते हैं, तो ये कैसी बॉडी हुई? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई। समझ में आया कैसी बॉडी हुई? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई। तो जिस भी बॉडी के बारे में, जिस भी निकाय के बारे में संविधान में दिया हुआ है, संविधान में उसका कोई आर्टिकल, देखो संविधान में दिया होगा तो संविधान में उसका आर्टिकल भी दिया होगा, अनुच्छेद भी दिया होगा, तो वो हमारी संवैधानिक निकाय हो जाता है। बस इसमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ। जैसे आपका एक होते हैं कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अच्छा मुझे इनका आर्टिकल बताओ, तो आप बोलोगे भैया ये आर्टिकल 148 में आते हैं। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कैग को नियंत्रक, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये भी हमारी एक तरह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके बाद जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, वैसे ही एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, जनरल ऑफ स्टेट होते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट,
जिनको हिंदी में बोला जाता है राज्य के महाधिवक्ता। ठीक है, और इनका जो आर्टिकल है 165 में है, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी संवैधानिक निकाय है। उसके बाद एक है हमारा फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन है, जिसको हिंदी में बोला जाता है वित्त आयोग। ठीक है, तो ये जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, इसके बारे में किस में दे रखा है, आर्टिकल 280 में। तो ये भी हमारी संवैधानिक बॉडी हो गई। अच्छा, हम बात करते हैं यहाँ पर सर्विस कमीशन की, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये आर्टिकल 315 में दे रखे हैं, तो ये भी एक संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, तो जो हमारी यूपीएससी है वो क्या है, एक संवैधानिक बॉडी बॉडी है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा, भारत चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, आर्टिकल 324 में दे रखा है। और देखो बहुत सारे आपके नेशनल कमीशन बनाए गए हैं। ठीक है, आपके जो है नेशनल कमीशन यहाँ पर बनाए गए हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर आपका एससी, फिर आपका एसटी, ओबीसी, तो ये भी सब क्या है जो हमने तीनों पढ़ी थी, 338 ए, 338 आपका बी, ए, 338 बी, ये सब का एक आपकी संवैधानिक बॉडी है। तो बेसिकली इसको समझना इतना ही आसान है कि जिसका आर्टिकल हमारे संविधान में दे रखा है वो हमारी संवैधानिक बॉडी है। अब देखो यहाँ पर ना संवैधानिक बॉडी के अंदर एक बॉडी होती है क्वासी ज्यूडिशियल बॉडी। जो क्वासी ज्यूडिशियल बॉडी होती है इसे बोलते हैं अर्ध अर्ध न्यायिक निकाय। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये जुडिशियल बॉडी नहीं है, जैसे आपकी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जुडिशियल बॉडी नहीं है, लेकिन जुडिशियल बॉडी जैसे इनके पास राइट है। ठीक है, सेम सिमिलर है, मान मान सकते हो कुछ, ये जैसे जुडिशियल कानून वगैरह बना सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कुछ रूल्स रेगुलेशन बना सकता है कानून वगैरह से रिलेटेड, वैसे ही आपकी क्वासी जुडिशियल बना सकती है। जैसे आपके इसमें ये सबसे पहले तो क्वासी जुडिशियल बॉडी के बारे में ये ध्यान रखना कि ये जुडिशियल बॉडी नहीं होती। ठीक है, जुडिशियल से समझो कि ये तो जुडिशियल बॉडी है, तो ये नॉन जुडिशियल बॉडी होती है, लेकिन ये जुडिशियल बॉडी जैसी होती है। ये कैसी होती है, नॉन जुडिशियल बॉडी होती है। ठीक है, और सेम सिमिलर मतलब ये लॉज बना सकती है, जैसे आपका कोर्ट ऑफ लॉ होता है उस तरह से। और जैसे आपका अगर हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमने यहाँ देखा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कानून बना सकता है किससे रिलेटेड, आपके जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल भी होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है आपका, तो ये भी जुडिशियल बॉडी नहीं है बट ये भी कानून बना सकता है। ठीक है, करप्शन वगैरह को कम करने के लिए। और आपका कौन सी बॉडी है, सीबीसी हो गया। एक होता है आपका स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, हिंदी में से बोलते हैं राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो देखो आपको ये भी पता होना चाहिए, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ये भी आपकी एक तरह से क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, तो ये संवैधानिक भी हो सकती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बारे में जिक्र हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है वो उसका आर्टिकल जरूर आपको मिलेगा संविधान के अंदर। अब हम कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देख लेते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देख लेते हैं। ठीक है,
दो तरह की आपकी बॉडी होती है, एक स्टैट्यूटरी एक नॉन स्टैट्यूटरी। दोनों में भी अब आपको बताता हूँ कि क्या होता है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है, अब ये दो तरह की होती हैं। एक होती है आपकी स्टैट्यूटरी, एक आपकी होती है नॉन स्टैट्यूटरी। अब स्टैट्यूटरी को हिंदी में बोलते हैं सांविधिक, और नॉन स्टैट्यूटरी को बोलते हैं गैर संवैधानिक नहीं, सांविधिक, गैर सांविधिक निकाय। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, स्टैट्यूटरी बॉडी हो या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ये दोनों ही बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी हो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हो, इनके बारे में आपके पार्लियामेंट में नहीं दिया होता है, वो सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आर्टिकल संविधान में आपके इसके बारे में नहीं दिया होता है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई कैसी जाती हैं, आपका सवाल ये आएगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं इसके बारे में। तो देखो, ये जो बनाई जाती हैं, जो कुछ एक्ट के थ्रू ये बनाई जाती है। एक्ट जो है हमारा, जैसे कोई बिल आया है ना, कोई बिल आया और वो बिल पास हो गया पार्लियामेंट से और प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिया तो वो एक्ट बन गया। ठीक है, तो ऐसी बॉडी आपका जो जिनका संविधान में जिक्र नहीं दे रखा था, आपका बिल आया पार्लियामेंट में पास कराया और वो एक्ट बन गया, कानून बन गया, तो ऐसी बॉडीज को क्या बोला जाता है, स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। ये ध्यान रखना। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्टैट्यूटरी बॉडी कौन बनाता है, तो इसको पार्लियामेंट बनाती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स अक्सर आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं, जैसे देखो सेबी को बनाया गया था। सेबी है आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी को एक सेबी एक्ट आया था, सेबी एक्ट 1992। उससे पहले ये थी, सेबी थी, लेकिन ये जो सेबी आपका स्टेट्यूटरी बॉडी बनी है वो 1992 में बनी है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये किस एक्ट के थ्रू बनाया गया था, एक प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, ह्यूमन राइट एक्ट 1993। इसके थ्रू आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया था। तो ये भी एक आपकी स्टेट्यूटरी बॉडी है। उससे पहले अगर हम बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड को स्टेट्यूटरी बॉडी कब बनाया गया, तो नाबार्ड एक एक्ट आया, नाबार्ड एक्ट 1982, नाबार्ड एक्ट 1981। इस इस एक्ट के थ्रू नाबार्ड को क्या बनाया गया, स्टेट्यूटरी बॉडी बनाया गया। उसके बाद ये तो हो गई हमारी स्टेट्यूटरी बॉडी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो हमारी नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी होती हैं, गैर सांविधिक निकाय होते हैं, ये क्या होते हैं। देखो, ना तो ये किसी एक्ट के थ्रू बनते हैं और ना ही इनका कोई आर्टिकल होता है, क्योंकि ये तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये कैसे बनते हैं, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाया जाता है, उसके थ्रू ये बॉडी बनती हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कार्यकारी आदेश के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनती हैं, और इनके बारे में आपको क्या याद रखना है, आ, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कौन कौन सी नॉन आपकी स्टेट्यूटरी बॉडी हैं। इनको नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी को एग्जीक्यूटिव बॉडीज भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनती हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, जैसे आपका नीति आयोग बनाया गया था, पहले प्लानिंग कमीशन था, उसे हटाकर क्या बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया, ये बात आपको पता होना चाहिए। एक आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल,
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई थी, एनडीसी। तो ये आपकी नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है। तो ये एग्जाम्पल आपको पूछ लेगा तो हर बच्चा नहीं कर पाता है, तो थोड़ा आप यहाँ पर लीड ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी हो गई। अब देखो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हमें पॉलिटी के अंदर पढ़ने थे वो हमने सारी कवर कर लिए। अब सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस को, जल्दी जल्दी करेंगे अब, ठीक है। हमारा द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो हमारा कंसेप्ट है जुडिशियल रिव्यू, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रखना। पेपर्स में पूछे गए, आपके पेपर में पूछे गए सारे सवाल हैं। जुडिशियल रिव्यू इन द इंडिया अलाउ जुडिशरी टू रिव्यू एंड स्ट्राइक डाउन लॉज दैट आर फाउंड टू बी। भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें रद्द करने की अनुमति देती है। जो कौन से की समीक्षा या रद्द करने की अनुमति देती है? जो पार्लियामेंट द्वारा पास हुए होते हैं, क्या वो, या जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं वो, या जो सपोर्ट करते हैं 2/3 मेजोरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को, या जो जिनको सपोर्ट करता है राष्ट्रपति। तो यहाँ पर बताना है किसको जुडिशियल रिव्यू में रखा जाता है या किसको रद्द भी किया जा सकता है, किस कानून को, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो देखो जो पार्लियामेंट द्वारा पास हुआ है तो उस पर सारे बिल पार्लियामेंट द्वारा ही पास होते हैं, तो फिर तो सब पे जुडिशियल रिव्यू बैठेगा। तो ऐसा नहीं है। अब 2/3 मेजोरिटी से अगर स्टेट लेजिस्लेचर पास कर रही है तो भाई क्यों बैठेगा जुडिशियल रिव्यू? सपोर्टेड बाय द प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट तो सपोर्ट करेगा ही ना, प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये तीनों ऑप्शन तो बेमतलब के दे रखे हैं। एक ही चीज़ है, जब कोई भी लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, उनका उल्लंघन करेगा, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा, तब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। और उनको रद्द भी किया जा सकता है अगर कुछ ऐसा मिलता है कि ये वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, तो देखो ये तो आपको पता है कौन होता है प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर होता है राज्यसभा का। तो आप बोलोगे भैया वाइस प्रेसिडेंट होता है। और स्पीकर कहाँ का होता है? लोकसभा का होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग, जस्ट वेट अ सेकेंड, वी टुक द डिफरेंट वे। ओके, तो सॉरी, हु अमंग द फॉलोइंग पीपल वाज पॉपुलर एज द नाइट एंगल ऑफ इंडिया। देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये क्वेश्चन गलती से ऐड हो गया है। नाइट एंगल ऑफ इंडिया, मतलब क्वेश्चन तो सही है लेकिन ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और जहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट हिस्ट्री कराई है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन कराया भी है। इसका आंसर होगा नाइट एंगल ऑफ इंडिया कौन है बताओ, अगर आप हिस्ट्री का लेक्चर देख के आ रहे हो तो। पहले कसम है आपको, वीडियो को पॉज करो, यहीं पे आंसर करो, आगे देखना। आंसर है इनका सरोजनी नायडू जी। बहुत अच्छे से देखा था हमने इनके बारे में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैज़ द पावर टू समन एंड प्रोरोग आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और डिजॉल्व लोकसभा। तो जब हम प्रेसिडेंट पावर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो समन कर सकता है या स्थगित कर सकता है, किसी भी हाउस को बुला सकता है या स्थगित कर सकता है, या लोकसभा को डिजॉल्व कर सकता है। ये किसकी पावर होती है? हमारे राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो क्या होनी चाहिए? यहाँ पर ये आपसे सवाल पूछा है। तो यहाँ पर हमारी 30 एज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस। जो आपकी गवर्नर ऑफिस है उससे रिलेटेड कौन सा यहाँ पर करेक्ट है, ये यहाँ पर बताना है। तो पहला है, द गवर्नर कैन होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो देखो मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर बताई हुई है, वो क्या बताई हुई है बताओ? कि कोई भी हो, एक बात रट लो कि वो किसी भारत सरकार के अंदर किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और वो कह रहा है कि वो हो सकता है। तो भैया ये तो हमारा गलत हो गया।
उसके बाद द गवर्नर शैल बी इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट और टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस, राज्यपाल को बिना किराया दिए अपने आधिकारिक आवासों के उपयोग की अनुमति होगी। तो ये तो आपको पता ही है कि हाउसेस मिलते हैं, और ऐसा तो नहीं है गवर्नर को या प्रेसिडेंट को इनको हाउसेस मिल रहे हैं तो उसका रेंट देना है उसका, है ना, तो ऐसा तो है नहीं। तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ओनली सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्व्ड एज प्रेसिडेंट। भाई क्यों ये क्वेश्चन आ गए हैं? 1931 है वैसे इसका आंसर, ये हम सब हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडी इन इंडिया। देखो अभी हम पढ़ के आए हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी कौन सी है, ये पूछा गया है आपसे। अर्ध न्यायिक निकाय कौन सा है? तो जोनल काउंसिल नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट तो जुडिशियल बॉडी होती है, स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल नहीं होता, कौन सा होता है आपका? स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्यूसल कमीशन, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया द सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस आर डिटरमाइंड बाई। भारत में जो सैलरी होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, उसको कौन डिटरमाइन करता है, ये यहाँ से पूछा है। तो मे बी ये मैंने आपको शायद नहीं कराया था, नहीं बताया जब हमने सुप्रीम कोर्ट किया था। जो भारत के जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, और उनकी जो सैलरी है कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद उनकी जो सैलरी है वो डिसाइड करती है। ये बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द। भारत का अटॉर्नी जनरल निम्नलिखित की इच्छा पर्यंत पद धारण करेगा। जो आपका अटॉर्नी जनरल है वो जो आपके पद धारण करते हैं किसके प्लेजर में करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो है प्रेसिडेंट। तो मैं जब आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करा रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। वो जो कब तक रह सकते हैं अटॉर्नी जनरल जनरल ऑफ इंडिया, या है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो कब तक रह सकते हैं? जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा। तो अटॉर्नी जनरल जनरल फॉर इंडिया शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। भारत का अटॉर्नी जनरल निम्नलिखित की इच्छा पर्यंत पद धारण करेगा, किसके? भारत का राष्ट्रपति। द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द, ए में भी रिपीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई। जो आपके राष्ट्रपति होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? तो मैंने बताया था आपको, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। किस में दे रखा है? इसमें दे रखा है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो आपका यहाँ पर क्या करते हैं, आपका वोट करते हैं जब प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना होता है। और अभी मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट का भी बताया था, वाइस प्रेसिडेंट के कौन करते हैं? उनके इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर करते हैं, लेकिन सिर्फ किसके होते हैं? वो पार्लियामेंट के होते हैं। वो सिर्फ किसके होते हैं? आपके पार्लियामेंट के होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा यहाँ पर, ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड आर्टिकल। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कितने आर्टिकल थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो कितने थे? 395। तो ये बात आपको पता है, तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा? 395 यहाँ पर सही हो जाएगा। ड्यूरिंग इमरजेंसी विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड। इमरजेंसी के वक्त कौन सा फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताए थे 2 आर्टिकल जब मैं आपको फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था, 20 और 21, 2 आर्टिकल ऐसे हैं जिनको इमरजेंसी के वक्त सस्पेंड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, स्किल इंडिया मिशंस गवर्निंग काउंसिल इज चेयर्ड बाय। कौशल भारत मिशन की संचालन परिषद की अध्यक्षता द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, ये आपको बताना है। यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ इसका जो आंसर है, जो स्किल इंडिया मिशन है, ठीक है, उसका आंसर होगा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब हमने इसी के साथ टोटल जो आपके क्वेश्चन किए 110 क्वेश्चन कंप्लीट किए, ठीक है। और ये जो सारे क्वेश्चन है
ये जीडी के पेपर में पूछे गए हैं, जो आपका पेपर 2024 और उससे पहले 2023 में तो हुआ नहीं था, 2022 में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख सकते हो, सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी के ये यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। और हमने इन 110 क्वेश्चंस नहीं करे, कंप्लीट पॉलिटी करी है, ठीक है। कंप्लीट पॉलिटी हमने कवर की है। और अगर आपने ये टोटल ये 13th लेक्चर है, और अगर आपने ये कंप्लीट लेक्चर्स देखे हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मैं आपसे इंश्योर कर रहा हूँ कि यहाँ से बाहर आपके पेपर में सवाल नहीं बनेंगे। पॉलिटी का जो भी सवाल बनेगा इन 13 लेक्चर्स के अलावा इनसे बाहर नहीं बनेगा। हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं एक स्टेप आगे पढ़ी हैं, एक स्टेप हमने आगे पढ़ी हैं, ठीक है। तो आप बिना किसी डाउट के, बिना किसी ये सोचे कि पेपर के लिए इनफ है या नहीं, आंख बंद करके इतना पढ़ लो, ये मोर देन इनफ है मेरे भाई। जितना आपको पढ़ना चाहिए उससे ज़्यादा मैंने आपके लिए कराया है। आप जीडी तो छोड़ो, जीडी में तो फिर भी जीके आसान पूछी जाती है, आप सीजीएल में भी देने जाओगे ना तो 99% आपके सवाल यहीं से फंसेंगे, इन्हीं 13 लेक्चर से फंसेंगे। तो ये जो लेक्चर्स हैं ये सिर्फ आपके एसएससी जीडी में काम नहीं आने वाले। आप कोई भी वनडे एग्जाम देने चले जाना जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है, हमने पॉलिटी को बड़े अच्छे से ख़त्म किया है इन 110 क्वेश्चंस के थ्रू, और ये सारे 110 क्वेश्चंस पीवाईक्यू थे। अब देखो मैंने बहुत मेहनत की थी इन लेक्चर्स के ऊपर, और इनको प्रॉपर बनाना, मतलब क्या पढ़ाना है, किस में कितना पढ़ाना है, मैंने अपना 100% दिया है। आप लोगों का एक फ़र्ज़ बनता है कि आप नीचे कमेंट करके बताएं। आज हम अपनी कंप्लीट पॉलिटी कर चुके हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप अपने नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लगे, क्या आपको पूरी पॉलिटी समझ में आई, कोई डाउट है, आपको कुछ सजेशन देना है, वो सारी चीज़ें अपनी जो चीज़ें हैं इन कंप्लीट पॉलिटी लेक्चर्स के बारे में प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हम कवर करेंगे उसमें। तब तक के लिए अब अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो।